हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं उपस्थित हूं आप लोगों के सामने जो डीएलएड, बीएड, एमएड, नेट, पीएचडी, सीटीईटी, टीईटी, सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो टीईटी और सीटीईटी के लिए सबसे ज्यादा और सबसे बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, यहीं से आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिगम, सीखना, लर्निंग किसे कहेंगे। आज हम इसको क्या करेंगे, विविध प्रकार के जो साधारण से उदाहरण हैं उनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी पूरा चैप्टर आपको एकदम कंफर्म और क्लियर समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था विकास किसे कहते हैं। पिछली क्लासों में हम टोटल जितनी सारी चीजें पढ़ी हैं वो विकास, लेकिन यहां पर हमें थोड़ा सा देखना है कि सीखना और अधिगम और लर्निंग, इनके माध्यम से विकास होता है या विकास के माध्यम से सीखना होता है। दो चीजें हैं, या विकास से पहले विकास होता है या पहले सीखना होता है, हमें यही जानना है। देखें कि विकास के माध्यम से सीखना होता है, सीखने के माध्यम से विकास होता है, या दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसको आगे हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मान लो कि जैसे हम पहली बात करें कि सीखना किसे कहेंगे, क्या सीखना किसे कहेंगे, तो ऐसा माना जाता है कि सीखना एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना जन्म पर्यंत, जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर मरने तक चलने वाली प्रक्रिया है, जो कभी अवरुद्ध नहीं होती है। हाँ, देश, काल, परिस्थिति, इनके आधार पर वो क्या होती है, कभी धीमी, कभी तेज, कभी बहुत तेजी से होती रहती है। इतना ही नहीं, साथ में जो बच्चे का विकास है, जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें भी वो शैशवावस्था में बहुत तेज, बाल्यावस्था में थोड़ा कम, किशोरावस्था में पुनः तेज, बाकी फिर स्लो, एक पठार बन जाता है सीखने का। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखेंगे कि सीखना कहेंगे किसे। तो हम ये परिभाषा जो लिखी हुई है, जो एक सैद्धांतिक शब्द लिखे हुए हैं, इनको देखने के बाद हम देखेंगे कि इसको एक साधारण से उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं। बात करें कि सीखना क्या कहता है। सीखना एक प्रक्रिया है। क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेस। सीखना एक क्या है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा अनुभव एवं अभ्यास के परिणाम स्वरूप, किसके, दो चीजें, अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी का मतलब होता है कभी ना भूलने वाला। स्थायी का मतलब कभी ना भूलने वाला परिवर्तन होता है। अब जैसे मान लो इसके सामने में एक छोटा सा साधारण सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा पहले दिन साइकिल चलाई और 2 ही मिनट में धड़ाम से गिर गया। दूसरे दिन फिर कोशिश की, थोड़ा कम गिरा। तीसरे दिन अब क्या कर रहा है, वो अपनी साइकिल में क्या कर रहा है, संतुलन बनाने लगा है। और लगभग 1 हफ्ता 2 हफ्ता यही करते करते आप देख रहे होंगे कि वो क्या करता है कि अपने दोस्त को पीछे बैठा करके पूरे मोहल्ले में राउंड मार रहा होता है। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये है अनुभव प्लस अभ्यास। दोनों को मिलाने पर ना, अनुभव मतलब क्या, खुद कर रहा है, और अभ्यास मतलब क्या कर, बार बार कर रहा है, बार बार गिर रहा है, गिरने की प्रक्रिया क्या हो रही, कम हो रही है। तो अनुभव और अभ्यास को मिलाने के बाद ही जो व्यवहार क्या है, बच्चे का व्यवहार है, उसमें क्या आ रहा है, स्थायी परिवर्तन आ रहा है। ठीक, ये हम सब लोग कर रहे हैं, बस सैद्धांतिक परिभाषा नहीं पता है, बाकी व्यवहारिक आप लोग करके देख ही रहे हैं। परिभाषा नहीं पता है लेकिन आपने किया हुआ है। साइकिल सब लोगों ने सीखी है, सबको पता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सीखना। अब हम यही बात करेंगे, तो क्या कह रहा है कि यह परिवर्तनशील, यह प्रगतिशील होता है। यह परिवर्तन कैसा होता है, प्रगतिशील होता है, और जीवन भर क्या है, चलता रहता है। हम कुछ ना कुछ जीवन भर क्या करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। अगर हम जो चीजें अपने अनुभव से सीखते हैं उनको जल्दी भूलने की संभावना नहीं होती, और हम भूलते भी नहीं है। ठीक है, अगर हम मान लो 1 मिनट के लिए एक साइकिल चलाना सीख गए हैं, तो क्या कभी भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। थ्योरी थोड़ी नहीं है कि थ्योरी हमने रट लिया कि पहले पैडल, फिर हैंडल, फिर आगे देखना है, फिर ब्रेक लगाना है, क्लच दबाना है। ये थ्योरी नहीं, हमने किया हुआ कभी भूलता नहीं है। उसी को बोलते हैं स्थायी परिवर्तन और व्यवहार में परिवर्तन। अब हम अगर हम बात, जैसे इसी में एग्जांपल है, साइकिल चलाना, भाषा को बोलना, गणित के सवाल हल करना, इसके क्या है, एग्जांपल है। यहीं अगर हम बात करें,
अब कह रहा है कि जो सीखना है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहली बात क्या है, व्यवहार क्या है, बदल जाता है। अब भाई जिस बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आता है उसके व्यवहार में साइकिल चलाना नहीं है। अब उसने धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख लिया तो उसका व्यवहार बदल गया, तो व्यवहार में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। यह परिवर्तन किससे हुआ, अनुभव से हुआ। और किससे हुआ, अभ्यास से हुआ है। जो परिवर्तन कैसा है, स्थायी है, कभी नहीं बदलने वाला है। परिवर्तन का उद्देश्य ही था कि साइकिल चलाना मुझे क्या करना है, सीखना है। और ये जो परिवर्तन है ना, वो समायोजन की क्या बना, बढ़ाता है, क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, इसी को हम सीखना कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात हम करें कि जो सीखने के प्रकार क्या है, सीखने के प्रकार। अब जब इन सीखने के प्रकारों की बात करेंगे तो हम दो प्रकार से पढ़ेंगे कि सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं। एक प्रकार है जिसको हम बोलेंगे प्रकृति के आधार पर। कैसे, प्रकृति के आधार पर सीखने के प्रकार, अधिगम के प्रकार। और दूसरा है अधिगम के स्तर के आधार पर। किसके, अधिगम के स्तर के आधार पर सीखने के प्रकार, या अधिगम के प्रकार मतलब लेवल के आधार पर। तो पहले हम समझ लेते हैं प्रकृति के आधार पर सीखने के प्रकार। अब प्रकृति के आधार पर देखेंगे तो जिसमें पहला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं शाब्दिक अधिगम, वर्बल लर्निंग। अब वर्बल लर्निंग से तात्पर्य है जिसमें हम क्या करते हैं, विविध प्रकार के शब्द, वाक्य, अक्षर, है ना, संकेत, इन चीजों को क्या करते हैं, सीखते हैं। ये क्या कहलाता है, शाब्दिक अधिगम। दूसरा है गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम से तात्पर्य क्या है, डायनामिक लर्निंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने शारीरिक अंगों का संचालन करते हैं। शारीरिक अंगों का संचालन से तात्पर्य है कि हाथ पैर चलाना, कूदना, चलना, दौड़ना, भागना, अचानक से रुकना, ये सब क्या है, गत्यात्मक अधिगम है। ठीक है, अगर तीसरी बात करें हम समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम से तात्पर्य होता है कि जब विविध प्रकार के तर्कों की, चिंतन की आवश्यकता पड़े जिसके माध्यम से हमारे सामने आने वाली समस्याओं का हम समाधान कर सकें, उसे क्या बोलते हैं, अधिगम। ये क्या बोलते हैं, समस्या समाधान अधिगम उसको बोलते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें दूसरे प्रकार से जो अधिगम है, जो स्तर के आधार पर है, उसमें 3 स्तर हैं। पहला स्मृति स्तर, दूसरा अवबोध स्तर, तीसरा चिंतन स्तर। इसको मेमोरी लेवल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेमोरी लेवल ही बोलते हैं। इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और इसको बोलते हैं चिंतन स्तर का। क्या बोलते हैं, चिंतन स्तर का। अगर मेमोरी लेवल की बात करें तो ये प्राइमरी स्तर का है। प्राइमरी स्तर से तात्पर्य कि जब बच्चा क्या होता है, शैशवावस्था, जिस समय बच्चा सारी चीजों को क्या कर रहा होता है, रट रहा होता है। मेमोरी का मतलब ही है रटना, पहली बार संज्ञान में अपनी चीजों को क्या करना, डालना। दूसरा है चीजों को समझना, कार्य और कारण को क्या करना, समझना, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसको हम बात करें तो क्या है, माध्यमिक लेवल का है, जिस समय बच्चा क्या करने लगता है कि साइंस में विविध प्रकार के प्रयोगों का अध्ययन करने लगता है, उसके बारे में जानने लगता है। और तीसरा है चिंतन स्तर का अधिगम, थिंकिंग लेवल का। ये उच्च क्लासों में होता है ना कि चिंतन करो, जिसमें तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कहा जाता है, समीक्षात्मक अध्ययन करने के लिए कहा जाता है, आलोचनात्मक चिंतन करने के लिए कहा जाता है। तो तीसरा स्तर कौन सा है, चिंतन स्तर है। ठीक है, अब हम अगर बात कर लें कि जो सीखना है और जो विकास है, दोनों कौन कौन से, एक है सीखना और दूसरा है विकास। ये दोनों एक दूसरे को किस प्रकार, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे के बीच में क्या संबंध है, बात करें यही है ना कि रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। सीखना और विकास के बीच में क्या संबंध है, एक शब्द है सीखना और दूसरा है विकास। अब हम बात करें, क्या सीखने के लिए विकास जरूरी है या सीखने के विकास के लिए सीखना जरूरी है, इसके लिए ये जरूरी है या इसके लिए यह जरूरी है, क्या ये दोनों साथ साथ में होते हैं? इस जो हमारे अंदर दुविधा है, इसको भी हम क्या करेंगे, आगे खत्म करेंगे। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं। ठीक, पहली बात आती है कि इन दोनों के बीच का जो संबंध है द्विदिशात्मक है, दो दिशाओं की ओर चलता है। ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, अंतर निर्भर है। मतलब कहने का तात्पर्य कि एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर एक पक्ष में कोई समस्या होती है तो दूसरा पक्ष अपने आप क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर हम देखें कि जो पहला पॉइंट है, कह रहा है कि विकास, जो डेवलपमेंट है वो लर्निंग, सीखने का क्या है, आधार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, या इसी को बोलते हैं नींव। विकास जो है सीखने की क्या है, नींव है। इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे बिना नींव के मकान नहीं बनता, वैसे ही बिना उचित विकास के सीखना संभव नहीं होता है।
परिभाषा बाद में देखेंगे, एग्जाम्पल पहले समझते हैं कि मान लो कि 2 साल के बच्चे को आपने पेंसिल देकर और आप ये कहें कि बेटा अपना नाम लिखो, क्या ये संभव है? नहीं ना। वो क्या करेगा, या तो पेंसिल खाने लगेगा या जो दीवार है ना, कागज है, उस पर मॉडर्न आर्ट बनाना शुरू कर देगा। उसको पता ही नहीं अक्षर क्या है, शब्द क्या है, संकेत क्या है, वो लिखेगा नहीं। क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि अभी तक उसके जो आंख है ना और हाथ है, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित नहीं हुआ है। अब आंख और हाथ के बीच के समन्वय को हम क्या कहेंगे? शारीरिक विकास कह देंगे। और जो प्रतीकों को समझने की क्षमता है ना कि अक्षर क्या है, नाम में जो अक्षर है वो क्या होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतीकों को समझने की क्षमता, उसको बोलेंगे संज्ञानात्मक विकास। तो दोनों, ना शारीरिक विकास हुआ है ना संज्ञानात्मक विकास हुआ है 2 साल के बच्चे का, तो उससे अपने नाम लिखने की संभावना हो सकती है? नहीं हो सकती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। क्या कहता है? बालक तभी कोई नया कौशल सीख पाता है जब उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास क्या है, एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुका होता है। वही एग्जाम्पल के हिसाब से कि शारीरिक और मानसिक विकास क्या हो, दोनों बराबर हो। शारीरिक विकास में भाई आंख की जरूरत पड़ेगी देखेगा, और हाथ की जरूरत पड़ेगी क्या करने के लिए? लिखने के लिए। तो नहीं हो पा रहा है। और मानसिक में उसको शब्द नहीं पता है प्लस अक्षर नहीं पता है, तो क्या उससे नाम लिखने की संभावना है? होने ही वाली नहीं है। फिर क्या करेंगे? विकास एक निश्चित स्तर तक क्या जो पहुंचता है। जब विकास होगा तभी क्या होगा, उसका सीखना हो पाएगा। अब ये उदाहरण है, बच्चा तभी पढ़ना लिखना सीख सकता है जब उसकी आंख और हाथ का समन्वय विकसित हो चुका हो, और शारीरिक विकास और उसमें प्रतीकों को समझने की क्षमता विकसित। संज्ञानात्मक विकास पियाजे का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। पियाजे का भी मानना है, जीन पियाजे का मानना है कि किसी अवस्था विशेष में संज्ञानात्मक विकास होने पर ही उससे संबंधित सीखना संभव हो पाता है। अगर हमें जो विकास जिस स्तर तक हो पाएगा तो सीखना भी उसी स्तर का होगा। इसी में अगर हम दूसरा एग्जांपल एक मान लो ले लें कि एक बच्चा है जिसका नाम छोटू है। क्या नाम है? छोटू। अब छोटू 3 साल का है, उसकी उम्र 3 साल है, और वो रोज अपने पापा को कार चलाते हुए क्या करता है? देखता है। और एक दिन उसको गुस्सा आता है और चिल्लाता है कि पापा मुझे कार चलानी है और अभी कार चलानी है। उसके पापा मुस्कुराते हैं, उसे गोदी पर बिठाते हैं और क्या करेंगे? उसको स्टीयरिंग को पकड़ा देते हैं। अब आप सोचो कि 3 साल का बच्चा कार कैसे चला पाएगा? आप सब जानते हैं कि 3 साल की लंबाई, 3 साल के बच्चे की लंबाई इतनी नहीं होती कि ABC एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच तक उसके पैर क्या हो, पहुंच पाए। अब 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या है कि बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हुआ है, क्योंकि सब जानते हैं कि छोटे की पैर की लंबाई क्या है, कम है। उसके पैर एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच तक क्या है, पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर दूसरी बात करें, पहुंच भी जाएं तो उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं है कि वो पैडल को क्या करे, दबा सके। अब दूसरी बात करें मानसिक विकास की, अगर, क्योंकि छोटू का भी क्या हुआ है, मानसिक विकास नहीं हुआ है। अब छोटू को यह नहीं पता चलता कि जो रोड में लाल बत्ती लगी है उसका मतलब क्या है, हरी बत्ती लगी है उसका मतलब क्या है, पीली बत्ती लगी है उसका मतलब क्या है। लेकिन अगर छोटू को एक खिलौना दे दिया जाए, खिलौने में एक बटन लगी है, जिस बटन को दबाने से उसमें आवाज आती है, तो छोटू ये जरूर सीख जाएगा कि कौन सी बटन दबाने से कौन सी आवाज निकलती है। इससे तात्पर्य क्या है कि छोटू के स्तर का जो होगा वो छोटू सीख जाएगा। अन्यथा कार चलाना एक क्या है, अलग जब विकास होगा शारीरिक और मानसिक, तब कार चलाना आएगा। इससे तात्पर्य क्या है कि जब तक बच्चे का विकास नहीं होगा तब तक सीखना संभव नहीं है। अगर हम दूसरी बात करें कि जो सीखना है ना, वो विकास को क्या करता है, गति देता है। गति से जिसको हम बोलते हैं मोशन एवं दिशा, डायरेक्शन, दोनों देता है। जो सीखना है ना, वो डेवलपमेंट को क्या देता है, गति देता है, और क्या देता है कि दिशा देता है। अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझ लें कि जैसे मान लो 1 मिनट के लिए कि जो पौधा है, और पौधे को हम लोग क्या करते हैं, पानी, धूप, खाद, ये सब देते हैं, जिससे बच्चे का क्या होता है, सही दिशा में और जल्दी विकास होता है। उसी प्रकार से जो सीखना है करता है, बच्चे की विकास को क्या करता है, गति देता है और दिशा प्रदान करता है, जिससे बच्चा क्या कर देता है, सीख लेता है। इसी को अगर हम देखेंगे, जो एक
समाजशास्त्री हुए हैं, समाजशास्त्री मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका क्या नाम है, वाइगोत्स्की, लेओ वाइगोत्स्की। इनका जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जिन्होंने जेडपीडी, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पर क्या किया है, फोकस किया है और बताया है कि कोई भी बच्चा बिना सहारे के सीख नहीं सकता है। बच्चे को पहले सिखाने के लिए सहारे की आवश्यकता है, और ज्यों-ज्यों बच्चा सीखने लगता है तो सहारा पीछे से क्या किया जाता है, हटा लिया जाता है। तो अब उसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल देखना होगा। कह रहा है कि उपयुक्त शिक्षण अवसर, शिक्षण के पर्याप्त अवसर, उसके अनुकूल वातावरण एवं बार बार किया जाने वाला अभ्यास, इससे क्या होता है, विकास की गति क्या होती है, तेज हो सकती है और उसे नई दिशा क्या है, मिल सकती है। ठीक है। अब वो जैसे एग्जाम्पल देंगे कि यदि बच्चे को पढ़ने के लिए समृद्ध वातावरण दे, समृद्ध वातावरण से तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ते हुए बच्चे, है ना, या चार्ट, प्रोजेक्ट, दीवारें रंगी हुई सजी हुई हो, तो बच्चा क्या करेगा, लिखने पढ़ने के लिए क्या होगा, जल्दी उसका भाषाई विकास क्या होगा, बहुत तेजी से होगा, है ना। अब वो इसी को अगर हम देखें, मान लो एक छोटी सी कहानी है, मात्र एक मिनट की, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि एक बगीचा है और उसमें दो बच्चे हैं, दोनों की उम्र एक समान है, मान लो कि 2.5 या 3 साल के बच्चे हैं, और वो क्या करते हैं कि वो एक उड़ती हुई चिड़िया आती है और वो दोनों देखते हैं, उसमें से एक बच्चा है, वो कहता है कि वो देखो चिड़ा, चिची चिची चिड़ा, वो ठीक से चिड़िया भी नहीं बोल पाता है। और वहीं पर उसी उम्र का एक बच्चा है, वो क्या बोलता है, ओह लुक ए स्मॉल बर्ड, इट इज ईटिंग फूड। मम्मा ये क्या है, स्पैरो है। किसने बताया था, दादी ने बताया था। स्पैरो फ्लाइज इन द स्काई, कहने का तात्पर्य है कि जो चिड़िया है वो इस आकाश में क्या करती है, उड़ती है। और एक बच्चा वहीं पर क्या है, वो सिर्फ चिड़ा बोल पा रहा है और चिड़ा भी ठीक से नहीं बोल पा रहा है। इससे तात्पर्य क्या है, एक बच्चे का भाषाई विकास नहीं हुआ है और दूसरे बच्चे का भाषाई विकास हुआ है। उसके बीच के पीछे का कारण क्या था, उसी के पीछे का कारण क्या था, जेडपीडी। कहने का तात्पर्य है, जिस बच्चे ने बोला ओह लुक ए स्मॉल बर्ड, इट इज ईटिंग फूड, इससे तात्पर्य उसकी दादी जो थी ना, उसको क्या करती थी, कहानी सुनाती थी और कहानी में बच्चे को बता दी थी कि चिड़िया क्या है, स्मॉल क्या है, लुक क्या है, ईटिंग क्या है, फूड क्या है। और वही एक बच्चा जिसको किसी ने कहानी नहीं सुनाई, उसको कुछ पता नहीं है, जेडपीडी उसको नहीं मिला है। दूसरी एक छोटी सी कहानी और देख लेते हैं कि एक बच्चा, दो बच्चे हैं। पहले बच्चे की अगर हम बात करें, वो अपने घर में पूरे दिन न्यूज में बहस देखता रहता है, किताबें कम देखता है और घर वालों से बातचीत कम करता है। वही दूसरा बच्चा है जो घर में कहानी की किताबें पढ़ता है, रोज अपने मम्मी पापा से कहानी सुनता है और सवाल पूछता है। अब कुछ महीनों बाद अगर दोनों का हम रिजल्ट देखेंगे तो बच्चा क्या करेगा, जो पहला बच्चा होगा जिसके घर में सिर्फ टीवी चलती है, न्यूज चलती है, बहस चलती है, किताबें कम है, बातचीत कम है, वो बच्चा क्या करेगा, उस बच्चे का जो शाब्दिक विकास है वो बहुत पीछे रह जाएगा। और वो कहीं भी जाएगा ना, वो पहले क्या करेगा अपने घर वालों से, मुझे मोबाइल दो, क्योंकि मुझे क्या देखना है, टीवी देखना है। अब वहीं अगर जो दूसरा बच्चा था वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा शब्दों को बोलेगा, लोगों को कहानी सुनाएगा, घर में जो बातचीत करता है उसके बारे में क्या करेगा, चर्चा करेगा। इससे तात्पर्य क्या है, ऐसा समृद्ध वातावरण जब होगा तब बच्चे का बड़ा तेजी से क्या होगा, भाषाई विकास होगा। तो इनके कहना है कि पहले बच्चे को हमें क्या करना है, ऐसा विकास जो है सीखने का माहौल देना है जिससे बच्चे का विकास क्या हो, सही गति से और सही दिशा में हो। इनके हिसाब से पहले क्या जरूरी है, सीखना जरूरी है, एक माहौल जरूरी है सीखने के लिए, तभी बच्चे का विकास होगा। और उधर देखें जिन पियाजे के अनुसार तो पहले विकास जरूरी है तब सीखना संभव हो पाएगा। इसी में तीसरी बात और एक आती है, क्या कहता है कि अभ्यास से विकास क्या होता है, स्थायी होता है। अभ्यास से विकास स्थायी होने से तात्पर्य क्या है, कहा जाए कि जो विकास है ना उसके द्वारा संभाव्यता अभ्यास के माध्यम से एक स्थायी कौशल में क्या होती है, बदलती है। जैसे कहा जाए कि बच्चे में जो पकड़ने की क्षमता है ना वो डेवलपमेंट है, विकास है। बच्चा कोई चीज को पकड़ लेता है लेकिन उसको ठीक ढंग से कैसे पकड़ता है,
जैसे मान लो पकड़ने की बात तो है, लेकिन क्या हम इस पेन को ठीक, अगर जब तक हम पेन को ठीक ढंग से पकड़ेंगे नहीं तब तक हम लिख नहीं पाएंगे। क्या ऐसे पकड़ करके हम कोई चीज लिख पाएंगे? नहीं ना, क्या ऐसे पकड़ना पड़ेगा हमको। अंगूठा 2-3 उंगलियों के सहारे, सबके पकड़ने का तरीका अलग अलग होता है, तब जाकर के राइटिंग क्या होती है, व्यवस्थित होती है। तो क्या कह रहा है कि बच्चे में जो पकड़ने की क्षमता है वो क्या है, विकास है, लेकिन जो लिखने का कौशल है ना, वही क्या है, सीखना है। पकड़ने की जो क्षमता वो ये क्या है, विकास है, लेकिन जो लिखने की जो कला है ना, ये जो अभ्यास है, यही क्या है, सीखना है। अब अगर हम इसी बात करें तो कहता है कि शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष कौन कौन से होने चाहिए। शिक्षण के निष्कर्ष मतलब आप अपने एक टीचर होने के नाते अपने विद्यालय में कैसे शिक्षण की व्यवस्था करेंगे। तो पहली बात आएगी विकासात्मक तत्परता। विकासात्मक तत्परता से क्या तात्पर्य है कि बच्चे को तभी नई अवधारणाएं सिखाएं जब वह उसे समझने के लिए क्या हो, शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार हो। कहने से तात्पर्य है कि बच्चे को कभी जब ही हम कोई नई चीज सिखाएं जब इन दोनों को सीखने के लिए वह शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो, सक्षम हो। कैसे? जैसे बात करें हम कि एक एलकेजी के स्टूडेंट को और जाते ही हम कहें कि बच्चा आज हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रा सीखेंगे, बीजगणित सीखेंगे, तो बच्चा क्या बोलेगा, मैडम पहले ये बताइए ये अलजबर कौन है। मतलब बच्चा तैयार नहीं है सीखने को और उसको कुछ पता नहीं है, तो ये क्या होगा, जबरदस्ती होगा। दूसरी बात करें वैयक्तिक भिन्नता। बच्चे की में जितनी क्लास में बच्चे हैं ना, सब में वैयक्तिक भिन्नता है, सबको हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे सभी बच्चे एक ही गति से नहीं सीखते हैं, शिक्षण को इसलिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, लचीला बनाना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, सभी के सीखने की गति एक समान नहीं है। अब जैसे हम बात करें कि हमने कोई होमवर्क दिया बच्चे को और एक बच्चा है कि उस होमवर्क को 5 मिनट में पूरा कर लिया, और दूसरा बच्चा ऐसा है कि क्या 15 मिनट में होमवर्क तो पूरा कर ही नहीं पा रहा है और साथ में भी समस्या में उलझा हुआ कि मैडम अभी ये कैसा होगा, अभी तो मुझे समझ में ही नहीं आया है। तो दोनों की गति क्या है, अलग अलग है। इसलिए एक शिक्षक को क्या होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और समान गति के आधार पर आगे नहीं बढ़ना है। तीसरा क्या है, समृद्ध वातावरण दे। समृद्ध वातावरण से तात्पर्य क्या है कि बच्चों को खेल, गतिविधियां, किताबें इत्यादि क्या करना है, सामग्री देना है। सीखने के विविध प्रकार के क्या करना है, अवसर देने हैं। खेल की सामग्रियां देना है, विविध प्रकार की गतिविधियां करवानी है, विविध प्रकार की सामग्रियां को क्या करना, उपलब्ध करवाना है, जो विकास के सभी पहलुओं को क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं, जिससे बच्चे का विकास क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। मान लो 1 मिनट के लिए कि कोई एक क्लास है, उसमें बहुत अच्छा ब्लैक बोर्ड लगा है, लेकिन दीवारों पर कुछ नहीं है, और एक टीचर है, बच्चे हैं, एक ब्लैक बोर्ड है, और क्लास हमारी एलकेजी यूकेजी की है। अगर पूरी क्लास ऐसी होगी, क्लास में सन्नाटा होगा, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे भी मूर्ति बन जाएंगे। अगर वहीं पर जो चार्ट हैं, बहुत सारे रंगीन चार्ट होंगे, कहानी की किताबें होंगे, बहुत सारे पजल्स रखे होंगे, बहुत सारी गतिविधियां होंगी, तो बच्चे क्या होंगे, एक्सप्लोरर बन जाएंगे। बच्चे बहुत सारी चीजों को सीखने के लिए क्या होंगे, उत्सुक होने लगेंगे। वहीं अगर हम बात करें, चौथी है कि सामाजिक अंतःक्रिया को क्या करना है, बढ़ावा देना है। अब सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा देने से तात्पर्य ये नहीं है कि तुम एज ए टीचर होने के नाते जाओ और क्लास में अनुशासन बोलो कि ये 3 साल के बच्चे हो, तुम्हें मुझसे प्रश्न पूछने की हिम्मत होनी नहीं चाहिए, जो मैं कहूंगा वही सही है, मैं जो कर रहा हूं वही सही है, तुम्हारी हिम्मत कि तुम मुझसे प्रश्न पूछो, चुप करो, जो मैं कह रहा हूं वही क्या है, सही है। ऐसी अगर मान लो इस उम्र में बच्चा आसमान में नीला क्यों है, चुप करो, ऐसे प्रश्न नहीं पूछो, तो बच्चा क्या करेगा, डर के मारे बैठ जाएगा। इससे उसकी जिज्ञासा क्या होगी, नहीं बढ़ेगी, है ना। तो क्या करना है कि सामाजिक अंतःक्रिया को क्या करना है, बढ़ावा देना है। क्या करना है कि सहयोगात्मक शिक्षण करना है, समूह चर्चा करना है, और इससे क्या करना है, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास को क्या करना है, बढ़ावा देना है। इसी में से अगर हम बात करें, जो अगला महत्वपूर्ण बात आएगी, कहते हैं कि अगर अकेले पढ़ते पढ़ते बच्चा सो सकता है, लेकिन अगर समूह में उसे प्रोजेक्ट मिले तो क्या करेगा, अरे तू चार्ट बना, मैं हेडिंग लिखता हूं, सब साथ मिलकर के क्या करेंगे, ज्यादा सीखेंगे और वो क्या होगा, ज्यादा प्रभावी भी होगा। और अंतिम बात जो आती है वो रचनात्मकता एवं खोज को प्रोत्साहन मिलता है। रचनात्मक एवं खोज को प्रोत्साहन से तात्पर्य क्या है कि बच्चे को क्या करना है, सक्रिय रखने के लिए इसे खुद खोजने की क्या करना है, अवसर देना है। बच्चा क्या करे, खुद सीखे, प्रश्न पूछे, विविध प्रकार के प्रयोग करे एज ए टीचर, है ना। आपको एक सूत्र अपनाना है, इस सूत्र को समझना है
कि विकास सीखने की संभावना पैदा करता है। विकास के माध्यम से ही सीखने की संभावनाएं पैदा होती हैं और सीखना विकास को वास्तविकता में क्या करता है, बदलता है। एक सफल शिक्षक इस अंतर्निर्भरता को समझकर ही प्रभावी शिक्षण प्रदान कर सकता है। ये थी हमारी आज की क्लास। आगे जो हमारी आने वाली क्लास होगी वो होगी सीखने के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत। हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि अगर मेरी क्लास समझ में आ रही है तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर कहीं पर कोई दुविधा समझ में आ रही है कमेंट करके पूछिए, जिसका मैं उत्तर आप हमेशा देने के लिए तैयार हूं। थैंक यू।